ठीक है। और आपका इस चैप्टर में और क्या बचा? इस चैप्टर में वो सारी चीजें, हाँ एक आम का कंसेप्ट है। आम का कंसेप्ट इस चैप्टर में आम के सिंपल सा ये समझ सकते हो कि आयुर्वेद की लैंग्वेज में उसको आम कहते हैं, नेचुरोपैथिक लैंग्वेज में उसको टॉक्सिक मटेरियल कहते हैं, या सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आप समझोगे तो आयुर्वेद में बोलते हैं हर बीमारी की जड़ आम होता है। जैसे कुछ भी खाया पिया तो उसका जब प्रॉपर पचन होगा तो सार और किट्ट का विभाजन होगा, तो सार और किट्ट का प्रॉपर विभाजन होगा तो आहार का पचन हुआ, तो आहार रस बना, आहार रस का आगे फर्दर फिर धातु अग्नि थ्रू पाचन होता जाएगा, तो रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र सारो धातुएं बनेंगी, और इधर किट्ट का विभाजन होता जाएगा, मतलब आपका सार भाग और किट्ट भाग मल भाग निकलता जाएगा। लेकिन जब ये प्रॉपर होता नहीं डाइजेशन, या सिंपल से वर्ड में आप कहो कि आपने आंच पर चढ़ा दिया, मान लो चावल चढ़ाया पकाने के लिए, नीचे आंच अच्छी से नहीं मिलेगी तो क्या होगा, जो चावल बनेगा वो कच्चा सा बनेगा। कच्चा सा चावल खाने पीने का तो मन ही नहीं करेगा ना, वो सही से पाचन होगा। तो जो सही से पाचन नहीं हुआ उसके अगेंस्ट में जो चीज बनी है वो आम है। सिंपल सा वर्ड, आम का मतलब कच्चा भी होता है, मतलब आपके भोजन का आहार का सही पचन नहीं हुआ तो उसके अगेंस्ट में जो चीज बॉडी में बनी वो आम हो बनी, और इसी वजह से बोलते हैं कि आम हर बीमारी की जड़ होती है। तो जितने लोग हैं, और यहाँ पर फिर एक और चीज है कि आम के परीक्षण की बात है, तो कोई आम है कि नहीं है, आम देखने का 2-3 बेस्ट तरीका है जो प्रैक्टिस में हम लोग यूज करते हैं। आप लोग भी देखिएगा, अपने पेशेंट से पूछिएगा, क्योंकि आप लोग फाइनल ईयर में हैं तो पेशेंट भी देखने का मौका मिलता है। तो आम को जैसे त्रिविध परीक्षा में तो दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही होता है, तो कई बार आप सूजन वूजन के थ्रू भी दे सकते हो, नहीं तो जो आपकी अष्टविध परीक्षा होती है दैट इज नाड़ी मूत्रम मलम जीवा शब्द स्पर्श दृढ़ आकृति। तो ये जो उन्होंने योग रत्नाकर जी ने अष्टविध परीक्षा दे रखी है, तो अष्टविध परीक्षा से भी आप देख सकते हो। नब्ज में देख सकते हो, नब्ज में अगर कफ दोष बहुत बढ़ा हुआ है, कफ दोष बढ़ा रहेगा तो नाड़ी मतलब और क्षीण होगी, बढ़ने पर पता नहीं चलेगी। ठीक है, तो वहां से पता चला सकते हो। नाड़ी मूत्र जो होता है, ऐसे लोग को बार बार यूरिनेशन की जिन लोगों को आदत होती है उनको भी आम दोष होता है। पूछेंगे पेशेंट से, बार बार यूरिन जाता है, पीली उली नहीं होती है, व्हाइट ही यूरिन होगी लेकिन बार बार होगी, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगा, नाइट में भी होगा, और शुगर से कनेक्शन नहीं होगा, मतलब प्रमेह वगैरह नहीं होगा, तो भी अगर इस तरह की हो सकता है तो नाड़ी मूत्रम, क्योंकि क्लेद है ना आपकी बॉडी में, कफ वाला ही चीज है आम भी, क्योंकि आपकी कफ जब बड़ा होता है तो उसकी वजह से तकलीफ होती है। तो नाड़ी आप देख लोगे तो नाड़ी से पता चल जाएगा कि वहाँ कफ दोष की अधिकता होगी और पित्त दोष क्षीण होगा, तो ऐसे पेशेंट को आम की परेशानी होगी। तो नाड़ी मूत्रम यूरिनेशन बार बार, मलम मल जो होता है, जो साम मल होता है वो पीछे नीचे डूब जाएगा, क्योंकि गुरु गुड़ की वजह से भारी होगा तो डूबेगा, और निरामल जो होता है तैरता रहता है। तो नाड़ी मूत्रम मलम जीवा। टंग को देखोगे तो टंग कोटेड होगी, जैसे फीवर के केस में एकदम क्लियर कट दिखती है कि टंग कोटेड है ना। तो टंग पर नाड़ी मूत्रम मलम जीवा शब्द जो होता है, शब्द हालांकि अभी आम वाले मरीज का इतना नहीं देखा हुआ है शब्द का कि मैं बता सकूंगी हाँ आम वाले मरीज का, क्योंकि बहुत ही बुरी कंडीशन होगी तो भले छाम स्वर होगा, मतलब स्वर क्षीण होगा, अदरवाइज ऐसे अभी नहीं देखा। तो नाड़ी मूत्रम मलम जीवा शब्द स्पर्श वगैरह भी, शब्द में बहुत ज्यादा स्पर्श में क्या हो सकता है, कई बार स्पर्श जो होता होगा उसका ठंडा होगा। क्यों ऐसे हो सकता है, क्योंकि कफ का गुण का फिर से आता है। तो नाड़ी मूत्रम मलम जीवा शब्द स्पर्श दृढ़ आकृति। कई बार आईज के नीचे बड़ी सारी स्वेलिंग वगैरह भी होती है, वहां से भी आप आमावस्था देख सकते हो, हालांकि किडनी वगैरह के पेशेंट्स के केस में देखते हो। आकृति भी कई बार ना लोगों बड़ा पफी पफी सा फेस बना होता है, तो वहां से भी नजर आ सकता है। और मेन तरीका तो 2 ही दिनों तक जीवा टंग की कोटिंग आप देखते हो, मतलब जीवा का आमावस्था देखते हो, एक मल की देखते हो, और मूत्र का भी मैं मरीज से पूछती हूँ। जैसे कुछ लोग का अगर पता चलता है कि बार बार यूरिनेशन हो रहा है तो वहां से भी हम समझ जाते हैं कि आमावस्था है। और आयुर्वेद का तो वैसे भी सिंपल कंसेप्ट है कि आमावस्था ही हर बीमारी की जड़ है। तो आहार का अगर सही तरीके से नहीं पचन होगा तो वहां पर भी है। तो ये भी एक चीज आपकी मतलब बुक में है, तो ये बात भी आम वाला भी कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जब हम पढ़ते थे तब हमें आम ज्यादा नहीं समझ में आता था, लेकिन आज की डेट में आप लोग को क्लियर कट बता रही हूँ, और बहुत इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिशनर हूँ। जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे टीचर बहुत रेयर होते थे जो प्रैक्टिशनर होते थे या प्रैक्टिशनर स्टाइल में पढ़ाते थे, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जो खाना को पचना था अच्छी तरीके से, तो वो खाना है गैस पर रख दिया, अगर वो जल गया तो भी आपके काम के नहीं हो, जो तो छिड़ाग्नि भस्मक रोग में हो जाता है। ठीक है, अगर खाना वो पका सा इधर उधर का पका बिस्माग्नि वाला तो भी नहीं है। अगर खाना बिल्कुल ही नहीं
पका तो भी वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है कि हर चीज इक्विलिब्रियम में चाहिए, ना ऊपर चाहिए ना नीचे चाहिए, समावस्था चाहिए। तो जब तक साम्यावस्था नहीं होगा, जब तक आहार का प्रॉपर नहीं पचन होगा, तब तक आपकी सारी प्रॉपर धातुएं नहीं बनेंगी। और जब सारी प्रॉपर धातुएं नहीं बनेंगी, सार्किट का विभाजन अच्छा नहीं होगा, मतलब सही से बॉडी में डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तब तक वो सारी चीजें आपके किसी काम की नहीं है। तो चाहते हो सारी चीजें ठीक रहें, तो आम अवस्था से बचकर रहिए। और आम को बढ़ाने वाले कारणों में कफ वाले, जो कफ के गुण वाले आहार होते हैं, जैसे गुरु आहार खा रहे हो, अभिसंधि आहार खा रहे हो, तो आपकी दधी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जो लोग दिवासन करते हैं उनके अंदर भी आम अवस्था की बहुत तकलीफ होती है, उनका भी डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है ना। और आजकल जो जंक फूड खा रहे हो उसका भी प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है। ये मैदा वैदा टाइप वाले आइटम जितने भी होते हैं उनका नहीं पचन होता है। तो अपनी पाचन क्षमता को देख करके, इसलिए जो अष्ट आहार विधि विशेष आयतन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसका भी यहाँ रोल है कि देखिए वहां पर अष्ट विधि आहार विशेष आयतन के हिसाब से खाना खाइए, कि जो खाना खा रहे हो उसकी प्रकृति कैसी है, वो गुरु है कि लघु है, प्रकृतिकरण उसमें मतलब क्या क्या किया हुआ है आपने, कि संस्कार प्रकृतिकरण सहयोग किन चीजों के साथ कर रहे हो। जो संस्कार में पढ़ते थे ना, संस्कारो नाम गुणांत धारण के, खाना पका दिया तो लघु हो गया, कुछ चीजें स्वभाव से लघु हैं। तो प्रकृतिकरण सहयोग, राशि, कितना अमाउंट खा रहे हो, देश, किस देश में रहते हो, पता चला हम इंडिया में रह रहे हैं, हम कीवी खा रहे हैं, हम अवोकाडो खा रहे हैं, हम इधर उधर की चीजें खा रहे हैं। तो आप जिस रीजन के हैं, जिस सीजन में जो चीज अवेलेबल हो रहे, रीजनल और सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाइए। मैं नॉर्थ इंडिया में बिलोंग करती हूँ, तो मैं साउथ इंडिया का इडली डोसा रोज खाऊंगी, तो वो मेरी बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है। तो प्रकृतिकरण संयोग, राशि, देश, काल, जो समय है। अब पता चला अभी चल रहा ठंडी का मौसम, मुझे खाना चाहिए कुछ जो, और मैं गर्मी वाली चीजें खा रही हूँ। राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था, उपयोगिता। उपयोगिता आप खुद हैं, जो आपके लिए साथ में उपयोग संस्था, मतलब आप किस तरीके से खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, सर्वग्रह परिग्रह है, मतलब कि एक साथ अमाउंट कितना हो रहा है, अलग अलग कितना हो रहा है। जो आपने त्रिविध कुछ अध्याय में पढ़ा था चरक के हिसाब से, कि 1/3 पॉट सॉलिड के लिए हुआ, 1/3 लिक्विड के लिए हुआ, और 1/3 आपने गैसेस के लिए खोला। मतलब कहीं पर कोई चीज मूव करना, पूरा बॉक्स भर गया तो उसमें कोई चीज मूव नहीं कर पाएगी ना, तो आपने 1/3 छोड़ा। वहीं पर आप अष्टांग में जाएंगे तो हमारे वाघभट जी कहते हैं कि हाफ को सॉलिड से डालिए, हाफ को मतलब 1/4 को सॉलिड से डालिए, हाफ हाफ सॉरी हाफ हाफ डालिए, और 1/4 जो लास्ट में बचेगा उसको आप छोड़ दीजिए वात वगैरह के लिए। क्योंकि अर्ध सौहित्यम जो बोलते हैं, गुरुणाम अर्ध सौहित्यम, जो गुरु पदार्थ होते हैं उनको अर्ध सौहित्य खाते हैं, आधा पेट भर खाते हैं। जो लघु पदार्थ होते हैं उनको भी थोड़ा सा कम ही खाते हैं, है ना। और उसका एक तरीका आप ऐसे भी नाप सकते हो कि अगर हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमको आलस आ रहा है, लेथर्जिक सी हो रही, नींद आ रही है, तो आपने अमाउंट मात्रा से अधिक खाना खाया। तो मात्रा का भी ख्याल रखना। तो अष्टाहार विधि जो विशेष आयतन आपने पढ़े थे चरक विमान में, रस विमानी अध्याय वगैरह में, तो इन सारी चीजों का भी आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। तो आहार के पचन के लिए सारी चीजें जिम्मेदार है, तो ये सब कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने आपका स्रोतो विमान और व्याधि वर्गीकरण जो फर्स्ट चैप्टर था आपका, वो कंप्लीट कर दिया। अब इसमें कोई डाउट आपको हो, इसमें एक चीज और है वो भी बता देती हूँ, कि आप जो व्याधियों का मॉडर्न के हिसाब से डिफरेंशिएशन करते हो, क्लासिफिकेशन करते हो, तो डाइजेस्टिव या सेक्रेटरी डिसऑर्डर्स हैं, तो उसमें आपका यही सब है, अग्निमांद, आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विस्तब्धाजीर्ण, विसूचिका, अल्सर, विलंबिका है। फिर डायरियल जिसमें लूज मोशंस होते हैं, फिर जिसमें पेन होता है, कॉलिक पेन्स वगैरह होते हैं, और कुछ में क्या होता है स्वेलिंग वगैरह आ जाते हैं, जैसे में उदरगत शोध, उदर उपसेद है। और एक कॉन्स्टिपेटिंग डिसीज होती है, जैसे विबंधाना, आदमान, प्रतिमान, उदवार्थ और उदावर्त, इस तरह की बीमारियां हैं, या जो कृमिजन्य बीमारियां। तो ये सब सारे आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में आती है, जिसको आज की डेट में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डिस्कस करते हैं या डील करते हैं। बट हम आयुर्वेद वाले ज्यादा अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं। जब आप एक एक चैप्टर पढ़ोगे तो एक एक चीज को बताएंगे, हम कोशिश करेंगे हर सेशन में एक चैप्टर को कंप्लीट करने के, और उसके बाद आप लोग के जो क्रॉस क्वेश्चन रहेंगे उसको भी देखा जाएगा। और हेपेटोबिलियरी डिसीजेस भी आज की डेट में आपको पता ही है, फैटी लीवर के ग्रेड आते हैं, सिरोसिस के डिसीजेज आ रहे हैं। हालांकि सिरोसिस तो बहुत आगे की चीज है, बट फैटी लीवर ग्रेड 1 सेडेंटरी लाइफस्टाइल वालों को मिलता ही है। या आज की डेट में हर इंसान के सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, क्योंकि कोई फिजिकल वर्क नहीं करता। अपने आयुर्वेद में बोलते हैं ना, व्यायाम से दो चीजों का होता है, एक तो दोषों का क्षय होता है और अग्नि का वर्धन होता है। इसलिए सारे लोग व्यायाम करो, और व्यायाम के रूप में योग करना सबसे अच्छी चीज है। ठीक है, तो स्रोतोभिमान और व्याधि वर्गीकरण मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया। अब दूसरा चैप्टर आपका अग्निमांद, अजीर्ण, विसूचिका, अल्सर और विलंबिका है, तो फिर हम इसको कल करेंगे। ठीक है, हालांकि कल मैं एक मैरिज में रहूंगी,
तो वहां पर मैं देखूंगी कौन सा टाइम स्लॉट सूट करेगा, तो मैं कोशिश करूंगी आप लोग के हिसाब से टाइम स्लॉट फिक्स करके कर लिया जाए, क्योंकि आप लोग का कोई टाइम नहीं मतलब खराब होना चाहिए। अगर उसके बावजूद मुझे लगा कि नहीं मैं यहाँ पर बिल्कुल सेशन नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि आज रात में मैं निकलूंगी, सुबह मैं पहुंचूंगी कल जयपुर, तो फिर हो सकता है मैं आप लोग को बता दूंगी, ठीक है। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगी कि दोपहर में अगर पॉसिबल हो तो दोपहर में ही ले लो, एक जगह एक कमरे में बैठ करके, अगर उनके यहाँ बहुत शोरगुल नहीं हुआ तो, ठीक है। ओके बच्चा, अब चलो बताओ, आप सब लोग माइक अनम्यूट करो एक एक लोग करके, और अब बताओ इस चीज को जो मैंने आपको बताया कि आपका एक तो व्याधि का मैंने वर्गीकरण बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया कि आपकी जब डाइजेशन हो रहा है तो उसमें कौन कौन से दोषों का रोल है, एक आम बता दिया, और एक मॉडर्न के हिसाब से डायग्नोसिस बता दी, आपकी जो गुदवलियां हैं वो सारी चीजें बता दिया। इसमें कहीं कोई क्वेरी हो या कहीं कोई बात आपको नहीं समझ में आई है तो प्लीज हैंड रेज करें और बताएं। हाँ जी, आप लोग प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, जिसको भी बोलना है माइक अनम्यूट कर लो, और एटलीस्ट वीडियो तो सारे ही लोग कर सकते हो, कहीं वो नहीं जा रहा है कि किसी और जगह जा करके जा रहा है, मतलब चीजें मैं इस प्रकार सेशन नहीं डालूंगी, मैं अपना रिकॉर्ड जो कर रहे हैं उसमें सिर्फ अकेले अलग वीडियो मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, उज्जवल जी, क्या हो रहा है? आप लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या? नो बस कोई डाउट नहीं है, बस बीच में थोड़ा नेटवर्क चला गया था, उसको पढ़ के बताऊंगा। ठीक है, चलिए। और किसी को मैं एक लोग का नाम ही लूं? अंजू सैनी, हाँ जी। अंकित जी बताइए, कोई प्रॉब्लम? हाँ, खुश रहिए। सारी चीज समझ में आई? यस मैम। तो इसको जाकर एक शॉर्ट नोट तुरंत बना लेना, हार्डली आधे पेज में हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे आपने बना लिया ना, और फिर आपको रिकॉल हो जाएगा, तो जब आपको चीजें रिकॉल रहेंगी तो आपको लिखना बहुत आसान हो जाएगा। वरना क्या होता था, मैं आपको अपना बताऊं, मॉडर्न के माइंडसेट रहता है जब हम लोग यूजी करने आते हैं, तो मेरा काफी टाइम प्रैक्टिस करते हो गया तो सब चीजें माइंडसेट चेंज हो गया, अदरवाइज रट्टा मारा करते थे, रियलिटी बता रहे हो। इसीलिए मैंने आज आपको इतनी बार कफ वात पित्त के नाम रिपीट करे, क्योंकि कई बार बस पाचक पित्त में नहीं याद रहता था, भूल जाते थे कि बोधक कफ का कहाँ रोल रखना है, क्योंकि पढ़ाई इतना बोर स्टाइल में जाता था। बोर मतलब क्या होता था, टीचर नहीं पढ़ाने में इंटरेस्ट लेते थे, जैसे आपके यहाँ का चिकित्सा के टीचर ही नहीं, तो ऐसे हम लोग के साथ भी कुछ कुछ चीजें होती रहती थी, ठीक है। एंड हाँ, तो इसलिए आप लोग एक शॉर्ट नोट बना लोगे। अनुराग जी, हाँ बताइए, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। चलो, आविशी, यस मैम। ओके सब कुछ? यस मैम। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। रोशनी, शेफाली? नो मैम, कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो आज सेशन यहीं पर कंप्लीट करें। यस मैम। अच्छा, आप लोग को कुछ और भी जानना रहता है तो आप लोग ग्रुप में डालते रहा करो, जैसे कई बार होता है कि बीच बीच में भी हमारी कुछ क्वेरी रहती है, तो अगर मेरे को बन पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी नहीं कर सकती कि मैं प्रॉपर गायनिक प्रैक्टिस करती हूँ, प्रॉपर ये मैं आयुर्वेद की प्रैक्टिस करती हूँ, तो मुझे को जहां तक जो चीज समझ में आएगी, आप लोग के अगर कोई पेशेंट देखते हो, पेशेंट फंसते हैं, तो वो चीज डिस्कस कर सकते हो, चाहे अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखते हो, चाहे बाहर भी अगर आप लोग जाते हो, बाहर पेशेंट्स देखते हो, तो वो भी मेरे से शेयर कर सकते हो, जहां पर जो डाउट है पूछ सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलर कोई पेशेंट दिखाना है, आप लोग के थ्रू कोई पेशेंट आएगा तो मैं उसे चार्ज नहीं करूंगी, आप लोग ले लेना, ठीक है। तो हाँ, तो वहां से आप लोग पेशेंट भी डिस्कस कर सकते हो, और कभी किसी पेशेंट की कंसल्टेंसी करानी है तो आप लोग साथ में करा सकते हो, क्योंकि आपको उससे फिर समझ में आएगा कि आप उस पेशेंट से आपको वाकई और क्या क्या सवाल पूछने हैं, क्या चला रहे हो, तो वहां पर भी आप चीजें टाइम मेरे से ले लेना, कभी ऐसे होगा, क्योंकि मैं नहीं कह सकती उस टाइम, लेकिन आप क्वेरी डाल दोगे तो आपकी क्वेरी मैं जरूर सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो कल के सेशन का देख लेते हैं, जो भी टाइम बन पड़ेगा मैं आप लोग को बता दूंगी। वैसे आप लोग का कॉलेज टाइम क्या रहता है? हाँ, 9 से 3। 9 से 3 रहता है, तो 9 से 3 में कोशिश करा कर रहेंगे, सेशन नहीं रखेंगे, ठीक है। नॉर्मली शाम के वक्त ही मैं रखूंगी,
क्योंकि मेरा भी शेड्यूल उसी हिसाब से रहता है। अगर आप लोग खाली रहेंगे तो अपना अपना अप्रोप्रिएट टाइम है ना, एक बार आप अपना लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज यहीं खत्म करते हैं।